नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीके बाय विनोद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गणेश और सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में बात करेंगे? गणेश और सभ्यता के बारे में बात करेंगे। और जो ये गणेश और सभ्यता है, ये इसकी स्थिति क्या है, इसकी खोज किसने की है, उत्खनन कब और किसके द्वारा किया गया है, और ये किस नदी पर स्थित है, इसके बारे में। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और फिर इसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि यहाँ से क्या ऐसा विशेष मिला है जो परीक्षा के दौरान पूछा जाता है। तो पूरी वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इससे पहले हमने कालीबंगा, आहड़ और बैराट के संबंध में एक एक वीडियो बना दिया है और काफ़ी कम समय में और ऑथेंटिक और सारी चीज़ें समाहित की गई हैं। आरएएस रैंक तक की परीक्षाओं के लिए पर्याप्त मैटर हम पेश कर रहे हैं आप लोगों को, देखना एक बार। तो इस नदी के बारे में अगर इसे जानने के लिए पहले हम ये मैप जो दिया गया है, इस मैप को देख लीजिए। देखिए जो ये मैप है, यहाँ पर हमने पहले चूरू बनाया है, चूरू के बाद में फिर हमने बनाया है ये वाला सीकर और झुंझुनू है, और उसके बाद में नीचे क्या है, सीकर है। क्या है? सीकर, लास्ट वाला, ये वाला देखिए सीकर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके मैप बनाए हैं और इसको आप अच्छे से देखिए एक बार। मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो मैप है, यहाँ पर जो ये बिंदु लगा हुआ है, जो ये देखिए ये वाला यहाँ पर एक पहाड़ी है सीकर में, और इस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? खंडेला की पहाड़ी। जैसी बरसात के मौसम में खंडेला की पहाड़ियों से जैसे पानी रिस के आगे जाता है, तो ये एक नदी का रूप ले लेता है, जिसे नाम दिया गया है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। और ये कांतली नदी यहाँ से झुंझुनू की ओर जाती है, और झुंझुनू के ये बीचों बीच से होकर गुजर जाती है। इसलिए पेपर में पूछ जाता है कि वह नदी जो झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसका नाम है कांतली नदी। और जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र के प्रवाह को तोराबाटी कहा जाता है। ये भी प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछ जाता है। और कांतली जो नदी है, इसके तट पर ही सीकर में और नीम का थाना नामक स्थान पर, कहाँ पर? नीम का थाना सीकर में, सीकर जिले में नीम का थाना है, यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई है। अब जान लेते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1972 में इसकी खोज की गई थी, और उत्खनन किया गया था 1977 में, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। तो कुल मिलाकर के 72 में इसकी खोज और 77 में इसकी क्या है, तो इसका उत्खनन किया गया था। 77 78 भी कई बार लिखा मिलता है। और रतन चंद्र अग्रवाल और विजय दोनों लोगों ने किए, ये भी आपको समझना है। और एक चीज़ और है, जो तोराबाटी जो उपबोली है, वो डूडांड की एक उपबोली है, डूडांड भाषा बोली की है ना। अब आगे देखिए, देखिए ये एक ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप इसे देखो। देखिए, खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, गणेश और सभ्यता। इस लाइन को 2-3 बार पढ़ोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, गणेश और सभ्यता। तो इससे हमें क्या समझना है? देखिए, खोज 72, 72 में रे लग रहा है, रे से हम समझेंगे रतन चंद्र अग्रवाल। खोज 72 रतन चंद्र अग्रवाल, और 72 1972 में। खुदाई 77, यानी खोज 72 खुदाई 77। तो खुदाई कब की गई है? 77 में। रतन चंद्र रे इसमें भी आ रहा है 77। तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा इसकी खोज, इसका उत्खनन किया गया था। और एक एक शब्द और आया है ये वाला, और एक शब्द ये आया है तांबा और पत्थर। तांबा का मतलब है ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। तो इस तरह का प्रश्न पिछली बार भी पेपर में पूछा गया है, और पिछली बार क्या पूछा गया था ये आपको जानना है। देखिए, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है? जननी है। तो ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तांबा से ताम्रयुगीन सभ्यता, पत्थर का मतलब है यहाँ पत्थर से बने मकान प्राप्त हुए हैं। ये अपने आप में अहम और इम्पोर्टेंट है, मकान। और यहाँ से एक बांध की प्राप्ति हुई है, पत्थर का बांध मिला है, पत्थर के मकान मिले हैं। बाकी जगह आपने ईंटों के मकान, कच्चे मकान आदि रूप में देखे होंगे, लेकिन यहाँ पत्थर के मकान मिले हैं। ये अपने आप में अद्भुत नज़ारा है इसका। और पुरातत्व का पुष्कर, तो निश्चित रूप से जो पुरातत्व का जो पुष्कर है, पुरातत्व विभाग का जो पुष्कर है, वो है गणेश सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी 3 पुष्कर हैं, उनके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ, देखते रहना। ठीक है, तो गणेश सभ्यता, इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। आगे देखिए, ये देखिए गणेश सभ्यता के उपनाम। जो गणेश सभ्यता है, इसके उपनाम क्या क्या हैं, ये भी आप देखना। बहुत इंपॉर्टेंट और
फैक्ट यहाँ समाहित किए गए हैं, फालतू की बकवास, फालतू की बातें समाहित नहीं की गई हैं, आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है इसको, राइट है। और ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है इसको, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, इसको मैं पीछे बता चुका हूँ। और अभी देखेंगे 2 पुष्कर और हैं, नोट लगा के मैं लिखा है इसमें, यानी ढूंढांड का पुष्कर, किसका पुष्कर, ढूंढांड का पुष्कर और बागड़ का पुष्कर, ये क्या है, तो जो ढूंढांड का पुष्कर है वह है जमावराम, यानी जमावराव रामगढ़, यानी जमवाय रामगढ़, जमवाय रामगढ़, ये जयपुर में है और इसे ढूंढांड का पुष्कर कहा जाता है। और बागड़ का जो पुष्कर है वो है बेनेश्वर डूंगरपुर, बागड़ का पुष्कर बेनेश्वर। तो ये भी आपने जान लिया, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, यहाँ से भी प्रश्न पूछ जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने काफ़ी अच्छे समाहित किए हैं इसमें और इससे संबंधित हैं। अब देखिए प्रमुख विशेषताएं इसकी, और विशेषता क्या है ये आपको जानना है। देखिए अभी हमने बात की थी पत्थर से संबंधित, तांबा से संबंधित, इन दोनों के बारे में। मकान पत्थर से निर्मित और ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ ध्यान रखें, मकान में पत्थर लगाए गए, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। और पत्थर से निर्मित बांध यहाँ प्राप्त हुए हैं, जो मैंने पीछे आपको समझाया था ना, खोज बेहतर और उत्खनन 77, जो बताया था, तांबा और पत्थर और पुष्कर गणेश्वर, यानी पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता, पीछे बताया मैंने आपको, ध्यान रखना, उस लाइन को याद कर लेना। तो आप ये भी जानना तांबा के संबंध में क्या है, यहाँ से तांबा के उपकरण 99% तांबा के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरणों में वानाग्रह, वानाग्रह का मतलब है वान का जो अगला भाग है, जो नुकीला भाग होता है ये वाला, वो प्राप्त हुआ है। सुइयाँ प्राप्त हुई हैं और मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो मछली पकड़ने के कांटे हैं, ये पिछली परीक्षाओं में लगातार एक सुर्खियों में रहने वाला प्रश्न था, लगातार पेपर में पूछ जाता है। और अब और देख लीजिए इसके बारे में। तो निश्चित रूप से इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ मछली पालन किया जाता होगा और यहाँ से हार्पून एक हथियार प्राप्त हुआ है और जो बड़े जलीय जीवों को मारने का काम करते थे। और एक और अच्छी लाइन है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छी लाइन है ये, लाइन कई बार पेपर में पूछी गई है। तो लाइन क्या है जरा देखना, देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा गणेश्वर से ही निर्यात किया जाता था। ये भी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला, देखिए ये प्रश्न मैं पिछली बार मेरी जो आरबीएससी की जो किताबें हैं उनका एक सीरीज जो मैंने चलाया था, उसमें 15-16 वीडियो हैं, उनको देखना आप। 100% ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आरबीएससी की किताबों से ही पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे निकट भविष्य में, इसलिए आप उनको देख लें। और जो हमने करंट जीके के जो 4 वीडियो बनाए हैं उनमें से अभी जो परीक्षा हुई थी लैब असिस्टेंट की, उस परीक्षा में मेरे हिसाब से जैसे 10-12 प्रश्न पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन उसी 4 वीडियो से ही पूछ ले गए और सीधे फाइट हुए हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, वो मेरे वीडियो देख लेना आप। देखिए यहाँ कत्थई रंग के मृदभांड मिले हैं, क्या मिले हैं, कत्थई रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन्हें कर्पस वर्णी मृदभांड कहा गया है। तो ये प्रश्न मैंने उसमें भी बोला है, उसमें और पूछा भी गया था रीट में, कर्पस वर्णी मृदभांड कहाँ से मिले हैं, गणेश सभ्यता सीकर से। और अब देखिए यहाँ से मानव के क्या करने के अवशेष मिले हैं, शिकारी, खाद्य संग्रहक, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, तीनों प्रकार के यहाँ से क्या है अवशिष्ट प्राप्त हुए हैं। क्योंकि हार्पून वगैरह प्राप्त हुआ था जिससे मछली वगैरह का क्या शिकार किया करते थे लोग, तो वो मांसाहारी भी थे, खाद्य संग्रहक भी थे इकट्ठा करते, और शिकारी भी थे। और देखिए तो ये जो सभ्यता थी इतनी थी। अब बात तो करेंगे हम बागौर सभ्यता के बारे में। कौन सभ्यता के बारे में, बागौर सभ्यता के बारे में। बागौर सभ्यता में क्या दे रखा है, और ये बागौर सभ्यता कहीं इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें से जोड़ दिया है, ऐड कर दिया ताकि आपको काम आए। तो इसकी स्थिति जानेंगे, खोज और उत्खनन जानेंगे इसका। तो स्थिति क्या है, ये भीलवाड़ा जिले में और कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई है। और इसका जो उत्खनन है वो 1967 से और 67 से 69 के बीच में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इसका क्या है उत्खनन करवाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैफोर बागौर और बैफोर वीरेंद्र नाथ मिश्र, निश्चित रूप से जो 10th क्लास का जो हमारा जो आरबीएससी की किताब का जो प्रश्न सीरीज था उसमें ये सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, एक भी प्रश्न अछूता नहीं है। आप अगर आरबीएससी की किताबों को पढ़ लेंगे आपको अन्य टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं, मैंने उसमें भी समझाया बताया आप लोगों को। तो वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इसकी खोज की गई थी और इससे एक और नाम जुड़ा हुआ LS लेसनी, ठीक है, ये आप देख लेना। और इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने बहुत अच्छे समाहित किए हैं, आप जानना
इंपॉर्टेंट है ये सभ्यता, इसलिए इसको रखा गया। बागोर सभ्यता, इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये मेवाड़ रियासत का भाग था। बागोर किसका भाग था? मेवाड़ रियासत का। आदिम संस्कृति का संग्रहालय, तो कई बार पेपर में आता है कि आदिम संस्कृति का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, तो वो बागौर भीलवाड़ा में है। और बागौर सभ्यता के अवशेष जिस स्थान से मिले हैं उसे कहा जाता है महासतियों का टीला। क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला। तो देखिए, जब मैंने आहड़ सभ्यता पढ़ाई थी तभी मैंने इसका जिक्र किया था उस समय। तो आप ध्यान रखें, जो महासतिया है, केवल महासतिया कह रहा है तो है आहड़। और आहड़ में जहाँ पर मेवाड़ के महाराणाओं की जो क्या नाम है, दिवंगत जो मेवाड़ के महाराणा थे और उनकी जो छतरियाँ हैं या उनके क्या नाम है, शमशान है, शाही शमशान है मेवाड़ के महाराणाओं के, तो यहाँ पर सबसे पहली छतरी महाराणा प्रताप के पुत्र अमीर सिंह प्रथम की बनी हुई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था। यानी मेवाड़ में आहड़ को महासतिया कहा जाता है। आहड़ को महासतिया कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं की वहाँ पर क्या है, छतरियाँ बनी हुई है, वहाँ उनके अंतिम संस्कार हुए थे, इसलिए उसे महासतिया कहा गया है। और एक प्रश्न है महासतियों का टीला, और महासतियों का टीला वो है बागौर भीलवाड़ा में। दोनों में बिटवीन डिफरेंस आपको अंतर समझना है और तब जाके कहीं आप सफल हो पाएंगे। इसलिए मैंने इसे तुलनात्मक अध्ययन कराया प्रत्येक सभ्यता में, तुलनात्मक कि तुलना करके, ताकि हम गलत ना करें किसी प्रकार से। चाहे वो जो ये आई थी गणेश सभ्यता के संबंध में, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी और ताम्रवर्ती नगरी, तो इसको स्पष्ट करके समझाने की कोशिश की थी हमने। तो ये देखिए, महासतियों का टीला कहा जाता है। और भारत में मध्य पाषाणकालीन सबसे समृद्ध स्थल माना गया था। ये भारत में जो मध्य पाषाणकालीन जो है उसका ये सबसे समृद्ध स्थल माना गया था। तो इसके बाद देखिए, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल वो इतिहास है जिसका हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है, अर्थात हमारे इतिहासकारों के पास जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल में आता है निश्चित रूप से। और इसके पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो आपको वहाँ भी देखने को मिले थे आहड़ सभ्यता में। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हुआ था, तो पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में। तो इसलिए यहाँ लोग पशुपालन में भरोसा करते थे। तो पशुपालन के प्राचीनतम जो प्रमाण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपालन के जो प्राचीनतम जो अवशेष हैं वो बागौर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? बागौर भीलवाड़ा। देखिए, नए आंकड़ों से पहले मध्य प्रदेश की एक आदम क्षेत्र था, वहाँ उसे पशुपालन की प्राचीनतम स्थिति माना गया था। लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार बागौर भीलवाड़ा इसका सबसे प्राचीनतम स्थल है पशुपालन का। तो ये मध्य पाषाण काल का है। और इसमें और दे रखा है अगला तिलवाड़ा बाड़मेर, ये दोनों स्थल मध्यकालीन और जो मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो और देखिए, बागौर के लिए और है कृषि, लघु पाषाण उपकरण, नरकंकाल और हाथ नाक के गहने यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको थोड़ा समझना है कि L4 प्रकार की यानी कृषि यहाँ पे देखने को मिली है। और लघु पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे मेसोलिथिक कहा गया है। और नरकंकाल प्राप्त हुए हैं यहाँ से, नरों के जो कंकाल हैं वो प्राप्त हुए हैं। हाथ नाक और कान के गहने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं बागौर से। देखिए, कुछ अन्य सभ्यताएं उनके बारे में जरूर जान लीजिए। ये वो सभ्यताएं हैं साथियों, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, जो आपकी RBSC की किताब में दे रखी हैं, उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और समझाने की कोशिश किया है। तो देखना एक बार, सभी सभ्यताओं को मैंने एक साथ लिखा है। तो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। इनका क्या है, सही मिलान करके पूछ लेता, इस तरह से आता है ना प्रश्न। हाँ, तो आप देखिए थोड़ा सा, तो इसे जान पाएंगे। तो हम देखेंगे, आहड़ उदयपुर में है, झाडोल उदयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है। और गिलुंड नामक स्थान है, ये सुरखलाल मेहंदी के लिए विश्वविख्यात है। देखिए, सबसे अच्छी मेहंदी है आपको पता होगा सोजत पाली की, लेकिन सुरखलाल रंग के लिए जो मेहंदी जानी जाती है वो है गिलुंड राजसमंद की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेकंड ग्रेड में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पछमाता जो है ये कहाँ पड़ती है? पछमाता राजसमंद में पड़ती है, पछमाता राजसमंद में। बालाथल उदयपुर में है, नवीन स्थल है। और गणेश्वर सीकर में है, मल्हा भरतपुर में है, और कोल माहौली सवाई माधोपुर में है। ये सब 10वीं की किताब में लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है। और क्राडोत यानी क्राडोथ चथवाड़ी ये जयपुर में है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से भी। सावणिया और पुंगल ये बीकानेर में है। एलाना जालौर में, कुराड़ा नागौर में, नंदलालपुरा
चाकसू जयपुर और पिंड यानी पिंड पाउलिया चित्तौड़गढ़ में, ओंझनिया भीलवाड़ा और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। ये और सभ्यताएं हैं 16 इनके साथ में। तो निश्चित रूप से आपको इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और जिसमें लिखा हुआ है, जैसे रीट का परीक्षा होगा आपका, तो रीट की परीक्षा में क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान की सभ्यताएं, यानी उनका नाम भी लिखा हुआ है, कालीबंगा, बैराठ, आहड़, गणेश्वर व अन्य में यही आएंगी। ध्यान रखें, रीट में इनमें से प्रश्न आएगा, वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि हमारा हौसला अफजाई हो, हमारे परिवार की संख्या में वृद्धि हो और आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ आपसे, रीट 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाए जाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ आप पढ़ते रहो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।